हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों, आगामी परीक्षा के लिए जो साइंस की श्रृंखला चल रही थी, आज उसमें लाइट का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ा गया था? पार्ट 1 में हम लोग प्रकाश की परिभाषाएं, परावर्तन के नियम, दर्पण के गुण, दर्पण के प्रकार, आवर्धन क्षमता, दर्पण का सूत्र, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, इन सबको पढ़ा गया था। आज के लिए जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन, क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और दोस्तों, इसी के साथ आपको एक तीसरा पार्ट भी दिया जाएगा जिसमें हम लोग लेंस को डिस्कस करेंगे। चूंकि लाइट जो है वो काफी लंबा चैप्टर है और उसमें कई चीजें आती हैं, दर्पण भी आता है, लेंस भी आता है, तो हम लोग उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक बार क्विक रिवीज देख लेते हैं कि आज के डेट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो है प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं और आंकिक प्रश्न। इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सम फिनोमिना बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इतनी चीजें हम लोग को पढ़नी है। तो दोस्तों, आइए ज्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख रहे हैं, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर किया करिए, इससे मनोबल बढ़ता है। और दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करने की भी कोशिश करिए ताकि आप लोगों के बीच एक कंपटीशन का माहौल बने और आपकी तैयारी और अच्छे से हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, मतलब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। मीन्स व्हेन लाइट enters from one transparent medium to another transparent medium, it deviated from its original path. This phenomena is known as refraction of light. समझ गए? एक बार हिंदी में और बता दे रहा हूं। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। यह घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, देखिए, दो चीजें हो सकती हैं। मान लीजिए ये दो माध्यमों का पृथक्कारी तल है। ऊपर सघन माध्यम है, नीचे विरल। विरल और सघन का कल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर आप उसको नहीं देखें तो कल की वीडियो एक बार जरूर देखें। और ये है आपका विरल और ये है आपका सघन। अभी करना क्या है, देखिए, मान लीजिए कि ये है नॉर्मल, अभिलंब। एक प्रकाश किरण आई, किस एंगल पर आ रही है? आई एंगल पर। ठीक है। अब जब सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो अपने नॉर्मल से थोड़ा दूर हट के निकलेगा। भाई, उसका देखो, इसका ओरिजिनल पाथ क्या था? इसका जो वास्तविक पथ था वो ये था, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो वह अपने पथ से विचलित हो गया, विचलित हुआ। अब विचलित होने का भी दो कंडीशन है। अगर सघन से विरल में आएगा यानी डेंस से रेयर में आएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा। और अगर ये ऐसा केस बनता, मान लीजिए नॉर्मल है, इस बार लाइट विरल से सघन में आ रही है,
इस बार वो नॉर्मल की तरफ झुकते हुए निकल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा, और विरल से अगर सघन में आ रहा है तो नॉर्मल के पास जाएगा। तो क्लियर है, इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे कि पथ से विचलित भी होता है, और सघन से विरल में जाता है तो नॉर्मल से दूर, और विरल से सघन में आता है तो नॉर्मल के पास। अब आते हैं अपवर्तन के नियम पर, दूसरा टॉपिक। अपवर्तन का नियम क्या कहते हैं? तो देखिए, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। एक तो ओरली समझा रहा हूं, समझिएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, ये दिख रहा है आप लोग को। और दूसरा जो नियम है वो ये कहता है, यही आपको ध्यान रखना है, दूसरा नियम कहता है आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब होता है साइन, और आपतन कोण क्या है? आई, और ये अपवर्तन कोण क्या है? आर। तो आपतन कोण की ज्या, सॉरी आई, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, नियत, जिसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं या एन से दिखा लीजिए, एन से दिखाते हैं। इस एन को क्या कहते हैं? इस एन को कहते हैं अपवर्तनांक। तो देखिए, हम लोग अपने आप तीसरे टॉपिक पर आ चुके हैं, अपवर्तनांक। तो ये नियम आप ध्यान रखिएगा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अपवर्तनांक स्मॉल एन से। तो अपवर्तनांक की पहले परिभाषा सुन लीजिए। दो माध्यमों में, दो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, फिर सुनिए, धीमे धीमे मैं बोल रहा हूं, आप उसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। दो माध्यमों में, यानी कि दो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि n इक्वल टू V1 अपॉन में V2। अच्छा, इसको ना ऐसे भी लिखते हैं 1n2, यानी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तो V1 अपॉन V2। ध्यान रखिएगा, अक्सर कंफ्यूजन होती है यहां पर, जब इसी चीज को आदमी ऐसे लिखता है कि n2 अपॉन में n1। अच्छा, ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इस पे एक न्यूमेरिकल भी लगा था, लेकिन वहां पर निरपेक्ष अपवर्तनांक था, क्योंकि निर्वात से हमने पूछा था कि कांच में क्या होगा, तो समझ रहे हैं। अब इसके बाद ये दूसरा फॉर्मूला। अच्छा, दूसरा फार्मूला क्या बताना चाहता है? जैसे मान लीजिए कि लाइट एक ऐसे मीडियम से इंटर कर रही है जिसमें पहले का अपवर्तनांक क्या है? n1 है, और दूसरे का अपवर्तनांक n2 है, और लाइट ऐसे आई है, मान लीजिए इस तरह से। तो इस माध्यम के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक क्या होगा? तो n2 अपॉन में n1। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल लगेंगे। एक ये हो गया और एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। क्लियर है? अपवर्तनांक समझ में आ गया? अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है क्रांतिक कोण।
देखिए क्या होता है, जैसे मान लो कि हम लोग सघन माध्यम से लाइट को पास करा रहे हैं विरल माध्यम में, मान लीजिए ये है आपतित किरण, ठीक है, इंसिडेंट रेज। तो ये विरल है तो जाहिर सी बात है नॉर्मल से दूर हट के जाएगा, ठीक है, नॉर्मल से दूर जाएगा। हमने क्या किया, थोड़ा और एंगल बढ़ा दिया इसका, थोड़ा इसको और इंक्रीज किया, ठीक। अभी क्या होगा, ये और ऊपर भागेगा क्योंकि अभी कोण ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये ऐसा कोण है, ये वाला, ये जो कोण बना है ये वाला, ये ऐसा कोण है जिसके लिए ये वाली रेज ऐसे जाने लगी इसके ऊपर से, मतलब 90 अंश का कोण बन गया। तो इसी कोण को कह देते हैं क्रांतिक कोण। सी से दिखाते हैं या कभी कभी आईसी से दिखाते हैं, पर अधिकतर केसेस में से सी से दिखाते हैं, तो मैं सी से दिखा रहा हूं। मतलब देखिए अब ध्यान सुनिएगा, सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, उसे कहेंगे कि ये क्या है, क्रांतिक कोण है, ठीक है, क्रांतिक कोण है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई थियरी थोड़ी ना आती है, पर मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझाते हुए आपको एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बन सकता है उस पर ध्यान दिलाऊं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफी दिन हो गया इन सब चीजों को पढ़े हुए, तो उनका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छी चीजें जिनको आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है ये उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो क्वेश्चन ये बनता है हीरे के लिए क्रांतिक कोण, ये नोट कर लीजिएगा आप, 24 डिग्री होता है। हीरे के लिए क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि ये वो कोण है जिससे आप प्रकाश को इंटर कराओगे हीरे में, तो वह उसका जो प्रकाश जो बाहर उस तरफ निकलने वाला है वो उस तरफ न निकल के लंबवत, यानी हीरे के तल के लंबवत 90 डिग्री पर बाहर की ओर निकलेगा। तो इससे अधिक हुआ तो क्या हो जाएगा, मान लो कि अब समझो ध्यान से, अब हमने क्या किया, थोड़ा सा ये रेज और आगे बढ़ा दिया, अब ये थोड़ा और ऊपर भागेगा कुछ इस तरह से, यानी अब क्या हुआ, क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ही मान और आगे बढ़ाने पर, क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान थोड़ा ही आगे बढ़ाने पर जो अपवर्तित किरण है, जो अपवर्तित किरण है वह उसी माध्यम में लौट गई, वह उसी माध्यम में लौट गई जिससे होकर वह आया था। तो यह घटना जो होती है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ध्यान सुनिए, वह घटना जिसमें प्रकाश जिस माध्यम से गया रहता उसी माध्यम में लौटा था, ये तो परावर्तन कहलाता है। यहां हुआ है अपवर्तन, यहां हुआ है अपवर्तन, फिर भी प्रकाश उसी माध्यम में लौट रही है जिससे होकर आया रहता है, तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया डेफिनेशन इसका। अब देखिए कि इस पर आधारित घटनाएं क्या क्या हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो यहां से बन सकता है। तो इन सब चीजों को आप नोट करते हुए चलेंगे ताकि एक नोट्स आपके पास प्रॉपर बना रहे। एग्जाम टाइम में आप एक बार रिवीजन करिए, आपका लाइट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी है मेरी, अगर आप सारी चीजों को नोट किए हैं तो। चलिए अब मैं रफ कर रहा हूं इसको।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं। तो मैं एक एक लिख रहा हूं, आप भी उसको नोट करते चलेंगे। पहला तो हो गया हीरे का चमकना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। दूसरा मरीचिका, जिसको बोलते हैं मिराज, ठीक है, मिराज। तीसरा परखनली का जल से भरी बीकर में चमकना, ब्रिलियंस ऑफ टेस्ट ट्यूब अंडर अ बीकर कंटेन वाटर। नेक्स्ट चौथा हो गया प्रकाशिक तंतु, पांचवा हो गया प्रकाशिक तंतु को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। पांचवा हो गया कांच में पड़ी दरारों का चमकना। छठा हो गया गर्मियों के दिनों में हाईवे पर जल का महसूस होना। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड हैं। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, मिराज, brilliance of beaker under brilliance of test tube under beaker, optical fiber, the cracks in the window pane and seaming of water on highway in the summer days। तो ये कुछ ऐसे हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर आंकिक प्रश्नों पर चलते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब इसको जो है रफ करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। यहां मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो हर एक फॉर्मूले पर बेस्ड हैं और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन है कांच ब्रैकेट में n इक्वल टू √2 के लिए क्रांतिक कोण होगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि n इक्वल टू 1/sin c होता है। यहां ये क्रांतिक कोण है और ये है अपवर्तनांक। तो भाई यहां से हमें क्या मिल सकता है, sin c इक्वल टू 1/n, 1/n की वैल्यू हो गई √2। अब आप बताइए साइन के किस वैल्यू के लिए, साइन के किस कोण के लिए जो मान आता है वो 1/2 आता है। तो आप कहेंगे कि सर 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहां से हमें क्या मिल गया, c की वैल्यू, यहां से हमें c की वैल्यू कितनी मिल गई, 45। तो कांच के लिए, उस कांच के लिए जिसका अपवर्तनांक √2 है के लिए क्रांतिक कोण कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर ध्यान रखिएगा।
और पहले इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बोला है वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, थोड़ा यहां हो गया उल्टा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब ठीक है, तथा कांच का अपवर्तनांक। अब ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, तो जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको लिखना है पहले और जिसका बोलेगा उसको लिखना है बाद में। और ये दे रखा है 4/3। अभी मैंने जब फार्मूले बताए थे 1n2 को लिखा था n2/n1, ध्यान है। तो a/n/w का मतलब क्या हो गया, देखो 2 की जगह w है और 1 की जगह a है, तो हम लोग लिख सकते हैं n/w/na = 4/3। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से यहां पर आइए, पेन बदल लेता हूं। कांच का अपवर्तनांक मतलब इस बार अब ग्लास की बात कर रहे हैं, तो ये है 3/2 और इसको भी ऐसे लिखे तो Ng/Na = 3/2 हो जाएगा। अब जरा देखो, जल का कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष होता है वो आगे रहता है, तो यहां कांच के सापेक्ष पूछा है, मतलब कांच रहेगा आगे और जल का पीछे, ठीक है, ये क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Nw/Ng। अब जरा सोचो, ये Nw/Na है और ये Ng/Na, अगर हम डिवाइड कर दें इसको इस तरह से, समझिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं Nw/Na और Ng/Na, तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। क्यों गड़बड़ नहीं होगा, Na से कट जाएगा, Nw ऊपर Ng नीचे, एकदम सही रहेगा। तो हमने क्या कर दिया, इसका वैल्यू रख दो पहले, तो इसका हो गया 4/3 और इसका हो गया 3/2, ठीक है। ये कटने वाला है, कोई बात नहीं, पर हमारा काम तो हो गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ ये आ जाएगा 8/9। क्लियर है। चलिए, अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो फिर समझा दूंगा। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी टफ चीज है जो दिक्कत करेगा, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझने की देरी है, तो आराम से इसको समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड तथा माध्यम 2 में 4 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है। माध्यम 1 के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक होगा, मतलब कि पूछ रहा है 1n2। तो 1n2, अब देखो इस बार n के टर्म में ना देकर चाल के टर्म में दिया है, तो 1n2 = v1/v2 होता है। v1 है 2 × 10⁸ और v2 क्या है 4 × 10⁸। यहां से जाएगा 1/2 या 0.5। तो दोस्तों ये सब एक सैंपल क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें वैल्यू बदल दी जाए, हो सकता है कि जो न्यूमेरिकल मान है वो बदल दिया जाए, लेकिन पैटर्न कभी नहीं बदलेगा। जो क्वेश्चन लगाने का तरीका है वो यही रहेगा। तो जितने तरह के थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, और न्यूमेरिकल जो है इन तीनों के पैटर्न के अलावा इस टॉपिक से और कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन वाला टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट पार्ट जो है वो लेंस होगा, और ये वीडियो आपको अगर पसंद आई होगी, आपको लग रहा होगा कि आपके थोड़ा सा भी काम का है, तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। थैंक यू।